Hi, good evening, everyone. Okay, hi. Hello. Anybody who's first in the class? आज किसी की है जिसकी फर्स्ट क्लास है क्लास में? ओके. कोई बच्चा गाइस फर्स्ट क्लास वाला? निताक्षी लास्ट क्लास में ना हमने वही जो हम कर रहे थे ना आपका अकाउंटिंग इक्वेशन उसी की ही प्रैक्टिस कराई थी. या संगनी अभी हमने एक्रूड इंटरेस्ट थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है वो छोड़ रखा है. ठीक है वो हम सेकंड टाइम में जब हम रिवीजन अभी कर रहे हैं अभी एक बार पूरा कोर्स दोबारा से कर रहे हैं तो हम उसमें एक्रूड इंटरेस्ट पढ़ेंगे. ठीक है अभी के लिए मैंने छुड़वा रखा है एक्रूड इंटरेस्ट. ओके. ओके तो कुणाल आपका फर्स्ट क्लास है आज. कोई इशू नहीं है गाइज. अब हम जो है अभी तक हमने जो क्लास में करा लास्ट एक महीने में वो हमने बीच में से कोई भी टॉपिक लेके जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी कि हमको वो चीज़ें समझ में आ जाए. ठीक है तो जिन लोगों ने ये क्लासेस मिस करी हुई हैं हमारी सारी क्लासेस अभी तक वाली यूट्यूब पे हैं. अब से शायद हम यूट्यूब पे डालना बंद कर देंगे क्लासेस. बट अभी तक वाली हमारी सारी क्लासेस यूट्यूब पे हैं. तो आप वहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को देख सकते हो. एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ों को समझ सकते हो. अब हम जो है हाँ लास्ट क्लास वाली निताक्षी अपलोड हो गई होगी वहाँ पे. ओके सिद्धार्थ ये बी आर बी पी सारी की सारी चीजें ना अब हमारी आएंगी. ठीक है अब ये अभी अभी के लिए हमने बेसिक चीजें बता दी. अभी बी आर हो गया बीपी हो गया एक्रूड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग. आपके ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स थोड़ी सी मुश्किल वाली टर्म्स थी. ये टर्म्स मैंने अभी छुड़वाई हुई हैं. जब हम अब रिवीजन कर रहे हैं इसमें सारी टर्म्स दोबारा से आएंगी. ठीक है तो गाइज आज के लिए हम चैप्टर नंबर 1 से पूरा का पूरा कोर्स दोबारा से पढ़ेंगे. बुकिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक सारा का सारा लेते हुए चलेंगे. ठीक है गाइस. तो जो फर्स्ट क्लास वाले हैं या जिन्होंने लास्ट क्लास में भी ज्वाइन किया था उनको भी सारा का सारा दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा. अब हम बुकिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं और बुकिश टाइप से कंप्लीट करेंगे. ठीक है बुक्स किस किस के पास हैं गाइस? बुक्स किस किस के पास हैं? किस किस के पास नहीं है ये बता दो चलो. गौरी के पास नहीं है और कोई है जिसके पास नहीं है? ओके निताक्षी एंड गौरी के पास नोरा हर्ष and तुम्हें. काफी सारे बच्चों के पास नहीं है बुक्स. ओके सो गाइस हम ऐसा करते हैं कि मैं मेरे पास टीएस गिरेवाल है. ठीक है डीके से भी आप करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक्स के आपके रहते हैं. एक काम करता हूँ मेरे पास ना एक एक डीके के नोट्स पड़े हुए हैं. ठीक है मैं वो नोट्स खोल लेता हूँ. आप मेरे को बस 2 मिनट्स दो. ओके सो गाइस हमारा अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग का मतलब होता है जस्ट रिकॉर्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन द मैनर कि आपको समझ में आ सके. ठीक है सो देखो डीके के हिसाब से अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो द डेफिनेशन इज ओके. तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन डीके के अकॉर्डिंगली है अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग. तो रिकॉर्डिंग classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions, and events which are at least of a financial character and taking the results thereof. ठीक है अब इसके अंदर हम अगर टीएस में भी पढ़ेंगे तो भी आपकी यही डेफिनेशन है. इसको मैं थोड़ा सा आपका सिंपलर फॉर्म में आपको बता रहा हूँ. व्हाट डज दिस डेफिनेशन मीन्स? अकाउंट्स का मतलब कि एक रिकॉर्ड करना चीज को रिकॉर्ड करना. ठीक है तो रिकॉर्डिंग. क्लासिफाइंग का मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना. तो सबसे पहले तो रिकॉर्ड करना. रिकॉर्ड करके
मेरे पास जूम है। सिद्धार्थ, आपको अपनी स्क्रीन पे जूम करना पड़ेगा, ठीक है? मेरे पास जूम ऑलरेडी मैंने कर रखा है। ओके, तो आप फोन से आई थिंक कर रहे हो, तो फोन से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। आप उसको कंप्यूटर या लैपटॉप से स्टार्ट करोगे ना तो क्लियर रहेगा। ओके, तो हमको जो रिकॉर्ड करना है, उस रिकॉर्ड करके हमको उनको छोटे छोटे क्लासिफिकेशन में बांटना। जैसे कि सबसे पहले हमने रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड करके हमको उसको बाहर का काम, अंदर का काम, किचन का काम, फाइनेंस का काम, लोन का काम, इन सब छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। उसके बाद उसको समराइज करना, जो मिलते जुलते हिस्से हैं उनको समराइज करना। ठीक है? इसको हमको इस तरीके से, जैसे कि हमने बोला सेल्स हुई, तो हमने सबसे पहले रिकॉर्ड करा, उसके बाद हमने क्लासिफाई करा, बाइक की सेल हुई, कार की सेल हुई, रिक्शा की सेल हुई या साइकिल की सेल हुई। दिस इज क्लासिफिकेशन। समराइजिंग का मतलब कि पूरी, हर स्टेट की सेल्स को मिला दो, हर स्टेट की साइकिल की सेल को मिला दो, हर स्टेट की गाड़ी की सेल को मिला दो। तो हमने जो है आपका आपका समराइज करा। समराइज इस तरीके से करा कि आपको सारी की सारी चीजें एक कंप्रेस्ड ग्रुप में मिल गई। ठीक है? तो सबसे पहले तो रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड भी इस तरीके से करना कि एक सिस्टमैटिक तरीके से हम उसको समराइज कर पाए। उसके बाद दूसरी इसमें चीज है, इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी चीज जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इधर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मनी, मॉनेटरी टर्म्स, और या वो पहले से ही मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है? अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और उनके थ्रू रिजल्ट्स निकालना। ठीक है? तो हमारी इसमें तीन चीजें हुई। डेफिनेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए बुकिश लैंग्वेज में। आपका अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एट लीस्ट ऑफ द मनी टर्म्स एंड टेकिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। ये तीन चीजें मिला के हमारी अकाउंट्स की डेफिनेशन बनती है। ठीक है? तो हमारी सेम डेफिनेशन जो है ये आपकी टीएस में भी है, बिकॉज दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस वजह से ये बिल्कुल सेम आपकी डेफिनेशन दोनों जगह पे यूज आएगी। फाइन। उसके बाद जो है हम चालू करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग अगर हम देखते हैं ना, तो आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि जो अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स में क्या क्या चीजें को हमको ध्यान रखना पड़ता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, ये एक तरीके से डेफिनेशन को ही हमने इंडिविजुअल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो सबसे पहला आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो आया, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। कि आपका सबसे पहले तो हमको जो ट्रांजेक्शन्स हैं या इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है का मतलब ये है कि इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये चीज हमको लिखनी है या ये चीज हमको नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीजें जो है हम नहीं लिख सकते। जैसे कि हम बोलते हैं एम्प्लॉय एक अच्छा एम्प्लॉय है, अच्छा एम्प्लॉय हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। ठीक है? आज मुझे बहुत मजा आया, हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है। तो ओनली दोज थिंग्स कैन बी रिकॉर्डेड जो आपकी मॉनेटरी टर्म्स में होती। सो दैट्स व्हाई सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, सारे के सारे जो भी फाइनेंस की ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है? रिकॉर्ड नहीं कर रहे, अभी सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ये चीज है और ये चीज नहीं है। ठीक है? बुकिश लैंग्वेज में मैं बोलता हूं, तो आप जो हमारी रिकॉर्डिंग वाली स्क्रीन है ना उस पे देखना, पीडीएफ वाली पे नहीं, उस पे से हम पढ़ा रहे हैं। Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. ठीक है? जो चीजें मनी टर्म्स में होती हैं सिर्फ इनको रिकॉर्ड करा जाता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है? तो हमने बोला था, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जब हमने पहले सब फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑल दोज ट्रांजेक्शन, जो भी अकाउंट्स होता है उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। सिर्फ अकाउंट्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। अब हमने पढ़ा कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं सिर्फ इनको रिकॉर्ड किया जाता है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको आपका रिकॉर्ड किया जाता है। इन दोनों को छोड़ के बाकी चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है? आपका बाकी चीजें जो हैं वो बाकी चीजें हमारे अकाउंट्स के अंदर नहीं आएंगी। फाइन।
तो आपका मैंने पर्सनल घर पे एक एक गाड़ी खरीदी, अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी, बिकॉज वो मेरी पर्सनल एक्टिविटी है, अकाउंट्स की एक्टिविटी नहीं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ओके, सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस। जरूरी नहीं कि सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म्स में हो। कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती, बट इन केस अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में शिफ्ट हो सकती हैं तो हमको उसको मॉनेटरी टर्म्स में शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अकाउंट्स का बेसिक मतलब है रिकॉर्डिंग, बट रिकॉर्ड करते हुए, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हुए जो चीजें मनी टर्म्स में नहीं है हमको उनको मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करना पड़ के लिए पहले तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है आपका, अगर मान लो बोल रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसकी रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा। अब रेप्यूटेशन कोई एक ऐसी चीज तो नहीं है जो मुझे पैसों में दी हुई है। अगर मुझे वो रेप्यूटेशन रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए एक वर्ड हमारा यूज है गुडविल। मुझे वो गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके फॉर्मूलेज हैं, उसके तरीके हैं, उसके मेथड्स हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। सो समटाइम्स सम थिंग्स जो मॉनेटरी नेचर में नहीं होती बट वो मॉनेटरी नेचर में कन्वर्ट हो सकती हैं, उनके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को एंड वी कन्वर्ट देम इनटू द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हमने आइडेंटिफाई करा, सेकंड इज जो मॉनेटरी नहीं थी उनको मॉनेटरी में कन्वर्ट करा, थर्ड इज रिकॉर्डिंग। अब जब हमने उनको देख लिया कि भाई ये होना है, अब हमने उसको रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड करते टाइम पे हमको ये ध्यान रखना है कि हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड हम इस तरीके से करें कि सबको समझ में आ पाए। रिकॉर्ड करते टाइम पे हमको ये ध्यान रखना है कि वो जिस मेथड से हमको बताया हुआ है उस मेथड से रिकॉर्ड करें। हम बिना किसी भी एक स्पेसिफिक मेथड के उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग को भी पढ़ रहा हूँ। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Recording is a process of financial character. This book is further subdivided into subsidiary book. तो जो हमारी रिकॉर्डिंग है, जो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं उसमें हमने रिकॉर्ड किया एक, जैसे मैंने रिकॉर्ड किया इंडिया की सेल्स, उसको मैंने डिवाइड कर दिया दिल्ली की सेल्स एंड मुंबई की सेल्स। दिल्ली की सेल्स को मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया, मैंने दिल्ली की सेल्स को फर्दर डिवाइड कर दिया आपका क्या कहते हैं पीतमपुरा की सेल एंड अशोक विहार की सेल। सो इस तरीके से रिकॉर्डिंग करते टाइम पे हमको जो रिकॉर्ड करना होता है वो इस तरीके से करना होता है कि हमको उसको समझा जा सके। अब रिकॉर्डिंग में गाइस मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, ठीक है, वो वर्ड्स जो है हमारे यूज आएंगे आगे चैप्टर्स में। रिकॉर्डिंग करते टाइम पे हम सबसे पहली जगह जहां रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम होता है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल में हम सबसे पहली रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल के बाद में हम रिकॉर्डिंग को आगे शिफ्ट करते हैं लेजर में। ठीक है, लेजर के बाद वो आगे शिफ्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आपका इस तरीके से जो रिकॉर्डिंग होती है वो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बुक, सबसे पहला एक मेथड, सबसे पहला एक एक बुक या एक तरीका जिसमें हम सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं इज योर जर्नल। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग करना हमारा तीसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा जो फाइनेंस में नहीं थी, जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं थी उनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करा, एंड थर्ड उन सबको लिख लिया। हम लिखते क्यों हैं गाइस, हम लिखते इसलिए हैं जिससे कि सब चीजें हमको याद रहें, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे, हजारों लाखों ट्रांजेक्शन एक दिन में कर रहे हैं तो हम भूल जाएंगे। तो टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नोरा, लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, ये ना हम बाद में भी पढ़ेंगे, ये सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो है हम सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्योंकि अभी हम लेजर और जर्नल समझने लगेंगे ना तो ये वाला टॉपिक हमारा रह जाएगा।
ओके, हाँ, सिद्धार्थ, yes, it's a benefit of recording that it reduces frauds and it replaces our memory, कि हमारी मेमोरी को रिप्लेस करके सारी ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है, वो उसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। सो गाइस, हमने इसको रिकॉर्ड करा। रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है गाइस कि उसको इंडिविजुअल इंडिविजुअल बेसिस पे क्लासिफाई कर देना। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ सेल्स, किस चीज की सेल्स हुई? हमारे बिजनेस में 4 एक्टिविटीज हैं, तो 4 सेल्स हो गई, दैट इज क्लासिफाइंग। उसके बाद में आपका सेकंड क्लासिफिकेशन, हम स्टेट वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम आइटम वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम कंट्री वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है क्लासिफिकेशन जिसमें हम करते हैं उस बुक को हम बोलते हैं लेजर। तो गाइस, जिसको हमने रिकॉर्ड करा था उस बुक को हमने नाम क्या दिया था? रिकॉर्ड जिस बुक में करा था गाइस, उस बुक को नाम क्या दिया था हमने? कमेंट्स में आप बता सकते हो जल्दी। जब हमने रिकॉर्ड करा था फर्स्ट टाइम पे, तो उस बुक को हमने क्या नाम दिया था? जर्नल। यस। अब मैं उस रिकॉर्डेड डेटा को जब क्लासिफाई कर रहा हूं, जब मैं उस रिकॉर्डेड डेटा को सब डिविजन्स में बना रहा हूं, तो मैं जर्नल का डेटा निकाल के जिस सेकेंडरी बुक में डालता हूं, उस सेकेंडरी बुक को हम क्या नाम देते हैं? लेजर। LEDGER, लेजर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो बुक हमारी हुई उसको हमने नाम दिया जर्नल, और सेकेंडरी हमारी जो बुक हुई उसको हमने नाम दिया लेजर। लेजर का मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ उसको क्लासिफाई करना है, जिससे कि देखो अपना, देखो एक दुकान पे हम गए, उस दुकान पे दिन की हजारों एंट्रीज होती हैं। अब अगर हजारों एंट्री मेरे सामने लाइन वाइज आ जाएंगी ना, मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो हमको सबसे पहले तो उसको क्लासिफाई करना होता है कि भाई ये सेल ऑफ इस जैसे कि मेरे को, मैं एक खाने की दुकान पे गया, अब उन्होंने सब लिखते गए, सब बिल काटते गए। शाम को जाके उन्होंने जो है क्लासिफाई करा, साउथ इंडियन इतना बिल, नॉर्थ इंडियन इतना बिल, मिठाइयों का इतना बिल, उसके बाद चाट वगैरह का इतना बिल, जिससे कि उनको उससे रिजल्ट्स निकालने में आसानी। तो क्लासिफिकेशन जिसमें होता है दैट इज नोन एज लेजर। ठीक है, हमको ये कहीं नहीं मेंशन है कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं। बट जब भी हम क्लासिफाई करते हैं, इट्स नोन एज लेजर। ओके, लेजर के बाद में आपका नेक्स्ट आता है आपका समराइजिंग। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब होता है चीजों को कंप्रेस्ड करना। क्योंकि देखो, अगर सोचो, हमने हमने आपका 1000 एंट्री एक दिन में हुई। अब मैं अगर 1000 एंट्रीज को डिवाइड करता हूँ, क्लासिफाई करता हूँ, तो भी वो बहुत सारी एंट्रीज बन जाएंगी, तो भी वो कम से कम 100, 150, 200 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड हो जाएंगे। और मैं को अगर दो दो 150, 100, 150, 200 क्लासिफिकेशन एक लाइन में दिखाए जाएंगे ना, मैं वो भी नहीं समझ पाऊंगा। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ। मारुति कंपनी की एक महीने के अंदर आपकी 1 लाख गाड़ी बिकी, तो वो 1 लाख बार रिकॉर्ड करेगा इस जर्नल के अंदर, दैट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। बिकी, 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 ऐसे। ठीक है, अब वो क्लासिफाई की बात आ रही है। अब वो क्लासिफाई करेगा कि जयपुर में इतनी बिकी, मद्रास में इतनी बिकी, दिल्ली में इतनी बिकी, अलीगढ़ में इतनी बिकी। दिस इज नोन एज योर क्लासिफिकेशन। तो गाइज, जब इतनी सारी क्लासिफिकेशन, इतनी सारी सिटीज का डेटा आएगा, तो भी मैं उसमें से नहीं समझ पाऊंगा। अब हमने क्या करा, उसको और कंप्रेस करा, इतना छोटा डेटा बना लिया कि हम उसको समझ पाए, हम उसको देखें तो उसमें से कुछ रिजल्ट्स निकाल पाए। दिस इज नोन एज योर समराइज। उसी डेटा को जो हमने लिखा है उसमें कुछ प्लस नहीं हो रहा, कुछ माइनस नहीं हो रहा, सेम उसी डेटा को फिल्टर करके हमने उसको शॉर्ट बना लिया। हमने उसको क्या बना लिया? हमने उसको सिटीज से स्टेट के अंदर समराइज कर दिया। अब स्टेट्स तो लिमिटेड है ना, 29-30, तो हमारे पास 29-30 फिगर्स आ गई। हमने उसको और समराइज कर दिया, हमने उसको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में समराइज कर दिया, हमने उसको और समराइज कर दिया, हमने उसको इंडिया की सेल्स बोल दिया, हमने उसको और समराइज कर दिया, हमने एक वर्ल्ड की सेल बोल दी, पूरी दुनिया में इतनी सेल।
सो दैट्स व्हाई समराइजिंग का मतलब होता है कि जो डेटा हमारे पास है उसको शॉर्ट करके इतने शॉर्ट में ले आओ कि उससे एक्चुअली में हम रिजल्ट्स निकाल पाए। तो जो समराइजिंग होती है, समराइजिंग के लिए हमारा पहले बनता है जर्नल, जर्नल के बाद बनता है लेजर, और लेजर से हम डेटा निकाल के जो आगे अकाउंट्स बनाते हैं गाइस समराइजिंग के लिए, उन अकाउंट्स का नाम होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। होते क्या है, करते क्या है गाइस, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट इन अकाउंट्स का नाम होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आप नीचे बुक्स में देखोगे तो अपना बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दिस इज नोन एज योर समराइजिंग। तो सबसे पहले हमारा गाइस क्या आया, सबसे पहले आया आपका जर्नल आइडेंटिफाइंग, कन्वर्टिंग इनटू मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब मैंने एक बिल्कुल कंप्रेस्ड डेटा निकाल लिया जो मेरा एक सिंगल पेज पे आ सकता है, जो एक सिंगल पेज पे कंप्रेस्ड डेटा आ गया जिसमें मेरी पूरी कंपनी की सारी ट्रांजैक्शंस जो लाखों ट्रांजैक्शन महीने भर में हुई हैं वो सब उठा के ला दिया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर समराइजिंग। समराइजिंग के बाद में गाइस नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आया दैट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब कि भाई एक हमारे पूरी की पूरी फर्म ने अपना जो साल भर में करा उसको मैंने एक पेज पे लिख के ओनर को दे दिया या मैनेजर को दे दिया। वो उसको पढ़ते हैं, वो समझते हैं, वो कंपेयर करते हैं और उन डेटा के बेसिस पे रिजल्ट्स निकालते हैं। रिजल्ट्स कैसे निकालते हैं, मेरे सामने दो पर्चे, लास्ट ईयर का डेटा और इस साल का डेटा। लास्ट ईयर का कंप्रेस्ड समराइज डेटा, इस साल का कंप्रेस्ड समराइज डेटा। हम कहते हैं जी लास्ट ईयर सेल 10 लाख थी, इस साल 12 लाख है, अच्छी चीज। लास्ट ईयर खर्चे 2 लाख थे, इस साल 5 लाख है, बेकार चीज। लास्ट ईयर एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा खर्च हुआ था, इस साल एडवर्टीजमेंट पे और ज्यादा खर्च हुआ, बेकार चीज। लास्ट ईयर हमारे हमारे पैसे कम मरे थे, इस साल ज्यादा मरे हैं, बेकार चीज। तो हमारे पास जो डेटा होता है, जो सारा का सारा कंप्रेस्ड डेटा होता है, उसके अंदर से हम जो रिजल्ट्स निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, इसको हम बोलते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। Analyzing and interpretation of data are carried out by the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and the financial position of the business. It helps in planning for the future. तो अगर ओनर को देंगे ये डेटा तो प्रॉफिट निकालेगा, मैनेजर को देंगे ये डेटा तो वो फ्यूचर पॉलिसीज बनाने के लिए यूज करेगा, बैंक को देंगे ये डेटा तो वो ये देखेगा जी इस कंपनी के अंदर कुछ फ्यूचर के लिए जान है या नहीं है, इसको लोन दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो हर बंदा जो जो भी उस डेटा को लेगा वो अपनी तरीके से एनालाइज और इंटरप्रेट करेगा। एंड लास्ट इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग ऑफ द डेटा मीन्स कि हमको डेटा को जिस जिस पर्सन को बताना है उस पर्सन को दे दें। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा में मैनेजर एंड ऑल ही आएंगे ना, निताक्षी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ठीक है, यूजर्स में इंटरनल यूजर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं, बैंक होते हैं, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल डेटा को यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉइज टेक, हाँ आई नो सबको पता है। ठीक है, तो अभी के लिए वो वाले उसमें नहीं जा रहे टॉपिक पे। अभी के लिए लास्ट हमारा पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि ये जो डेटा है इसको उठा के हमने जो है जिन जिन लोगों को इंटरेस्टेड है, चाहे टैक्स अथॉरिटीज हो या एम्प्लॉइज हो, उनको डेटा को उठा के दे दिया। गॉट इट? ठीक है, सो गाइस अगर मैं इस सबको उठाऊं, सबको देखूं, तो मैं हिंदी में एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि अकाउंट्स का मतलब है डेटा को सिंपल और एक प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड करना कि उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। बोल सकता हूँ गाइस, जो आपने अभी पढ़ा एक पेज में। यस, तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा था कि अकाउंट्स का मतलब होता है टू टू मैनेज द डेटा इन द वे कि वो प्रॉपर ढंग से उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। उसके अलावा अकाउंट्स का और कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ ये सिंपल सा मतलब।
क्लियर गाइस? तो एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करवा रहा हूं। फर्स्ट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा। सेकंड इज जो डेटा मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना। थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा। फोर्थ, आपका क्लासिफाइंग द डेटा इनटू सबहेड्स। फिफ्थ, जो बड़ा डेटा है उसको समराइज करके छोटा करना जिससे कि समझ में आ सके। ठीक है। सिक्स, एनालाइज करना उस सारे के सारे डेटा को। एंड सेवेंथ, उसको कम्युनिकेट करना। ठीक है। एनालाइज और कम्युनिकेट, ये जो दो काम है ना गाइस, ये वाले काम ना बहुत ज्यादा एक तरीके से टिपिकल है, इसमें ना बहुत ज्यादा माइंड लगता है। ये दो काम ना सीनियर मैनेजर्स या बड़े वाले जो सीए होते हैं ना वो करते हैं काम। तो जो मैनेजर्स और सीएज होते हैं बड़े वाले, उनका ये सिक्स्थ और सेवन्थ जो स्टेप होता है ये वाला उनका काम होता है। तो एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग का जो काम होता है वो सीनियर लेवल के मैनेजर्स का होता है। जो इनिशियल वाला रिकॉर्डिंग का काम हो गया, आपका क्लासिफाइंग और समराइजिंग, ये ना डे टू डे वाला काम है। ये वाला जो काम होता है, ये वाला काम आपका जो होता है ये आपका जूनियर लेवल के मैनेजर का होता है। हाँ, अगर निताक्षी किसी चीज को हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, बिकॉज अकाउंट्स का मतलब सिंपली टू रिकॉर्ड द थिंग्स विच आर ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। हाँ, अगर जो जो आपका इनिशियल स्टेप है ना, इनिशियल स्टेप जो होगा वो आपका एक नॉन प्रोफेशनल, एक जो छोटा मोटा जिसने 12th भी कर रखी है ना वो भी कर सकता है इनिशियल काम। तो सो दैट्स वाइज इनिशियल जो बुक कीपिंग का काम है दैट इज वेरी इजी वर्क और वो रेगुलरिटी वाला वर्क है। मैं आपको देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक आपको टेस्टी सब्जी बनानी। अब टेस्टी सब्जी बनाने के लिए मार्केट से सामान लाना टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है? नॉन टेक्निकल। ठीक है, हम दो बंदे लेते हैं, पहला पर्सन मेड, दूसरा पर्सन हमारे घर में हमारी मदर। ठीक है, हम मानते हैं कि मदर इज अ टेक्निकल पर्सन एंड मेड इज अ नॉन टेक्निकल पर्सन। ठीक है, तो अब हम कुछ काम है उसको डिवाइड करेंगे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में। अब जो नॉन टेक्निकल वर्क है, जो एक रूटीन नेचर का वर्क है, वो तो एक जूनियर लेवल का बंदा कर लेगा। जो टेक्निकल वर्क है वो एक सीनियर लेवल का बंदा करेगा। ठीक है ना, तो उसी तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल में डिवाइड करता हूँ। पहली बात कि आपका मार्केट से सामान लाना, मार्केट से सब्जी लाना, टेक्निकल वर्क और नॉन टेक्निकल। मेरे को सब बच्चों के आंसर्स चाहिए प्लीज, जितने आप आंसर्स दोगे उतनी क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी। तो प्लीज सारे के सारे आंसर। नॉन टेक्निकल वर्क, घर पे हमारा नॉन टेक्निकल वर्क जो है वो मेड भी कर सकती है, हमने उसको बता दिया ये सामान लाना है। उसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन भी नॉन टेक्निकल वर्क है, उसको पता है कि ये चीजें फाइनेंस नेचर की हैं, इसको हमने जो है लेना है। सब्जी काटना टेक्निकल नॉन टेक्निकल? नॉन टेक्निकल। उसी तरीके से रिकॉर्ड करते रहना लाइन में, भाई सेल हुई परचेज हुई, सेल हुई परचेज हुई, सेल हुई परचेज हुई, वेरी इजी वर्क, रेगुलर बेसिस का वर्क एक आपका बिल्कुल इनिशियल लेवल का जो पर्सन है वो भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में सब्जी काटने के बाद में जो आपका मेन मसाले डालना है और मेन टेस्ट का चीज देखना है, वो वाला काम जो होगा वो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है? टेक्निकल। उसी तरीके से जब हम चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन लास्ट में हमने उसको बिल्कुल समराइज करा, वो समराइज का जो काम था ना, जो उसमें देखना था कि हम इसको डिवाइड कैसे करें, हम समराइज जब कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा डेटा ले लें और कौन सा डेटा इकट्ठा लिख दें, ये जो टेक्निकल काम है ये सीनियर बंदे का है। ठीक है, उसके बाद में 1 घंटे में वो बनेगी तो देखना कि सीटी निकल रही है नहीं निकल रही है, साफ सफाई करना और बाकी काम टेक्निकल नॉन टेक्निकल? नॉन टेक्निकल। उसी तरीके से जब एक सीनियर बंदे ने बता दिया कि जी ये तरीके से डिवाइड होना है, अब बस उसको डिवाइड करते रहना, आसपास के पेपर वर्क इकट्ठे करना और बाकी सारे काम करना, नॉन टेक्निकल वर्क। ठीक है, अब सब्जी बन के तैयार हो गई, अब खाना बन के तैयार हो गया, उसको कौन से बाउल में डालना है, कैसे प्रेजेंट करना है, किस पर्सन को देना है, किसको अच्छा देना है, किसको बेकार देना है, कम देना है ज्यादा देना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल? टेक्निकल।
उसी तरीके से अब सीनियर लेवल का बंदा या मैनेजर का काम आता है कि जी आपको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वाले अकाउंट में से आप इंफॉर्मेशन ले लो, आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन का यूज पड़ेगा, ये सीनियर लेवल के बंदे का काम हो गया। ठीक है। एंड लास्ट में फीडबैक लेना सबसे खाने का कि यार खाना अच्छा था या बेकार था, आप में कोई कमी तो नहीं लगी, अगर कोई कमी लगी हो तो प्लीज मेरे को बताना, इसको करेंगे। फीडबैक फीडबैक लेने का काम मेड कर दिए या मम्मा करेंगी, लोगों को समझने का काम कि इसको ये टेस्ट में अच्छा है, इसको वो टेस्ट में अच्छा है। ठीक है। फीडबैक हमको लगता है सुन कोई भी लेगा, बट उसको समझने के लिए कहाँ पे कमी आ रही है इस चीज के लिए, ये काम जो है ये टेक्निकल नेचर का काम हो गया। उसी तरीके से कि प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उस प्रॉब्लम को समझना कि हमारे अकाउंट्स में इसको क्या चीज चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन की कमी पड़ी, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि ये लोग मांग रहे हैं, ये सारा का सारा जो टेक्निकल काम है ये भी सीनियर लेवल। तो अगर मैं समराइज करूं, आइडेंटिफिकेशन जूनियर लेवल, रिकॉर्डिंग जूनियर लेवल, क्लासिफिकेशन भी जूनियर लेवल, समराइजिंग का जो टच होता है समराइजिंग जूनियर एंड सीनियर लेवल के मिक्सचर से बनता है। ठीक है। तो इन दैट केस एनालाइजिंग सीनियर लेवल, इंटरप्रिटेशन सीनियर लेवल एंड कम्युनिकेटिंग सीनियर लेवल। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक पूरी चेन को बना, इस चेन के अंदर जो इनिशियल रिकॉर्डिंग्स के फेज थे, इनिशियल अकाउंट्स के फेज थे, वो जूनियर लेवल के हो गए, एंड जो लास्ट के आपके फेज थे वो आपके सीनियर लेवल के हो गए। ठीक है। प्लीज क्लियर है, क्लासिफिकेशंस क्लियर है सबको, किसी को डाउट इसके अंदर? ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट। ये हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम अकाउंट्स बना क्यों रहे हैं, मतलब इज देयर एनी लॉजिक कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है। डीके में मैं देखता हूँ, डीके में ये वाला जो टॉपिक है अगर क्लियर दिख रहा होगा तो हम डीके से कर लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑब्जेक्टिव्स। ओके। सो फर्स्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि भाई हमारे पास एक ऐसे रिकॉर्ड्स बने रहे जिस रिकॉर्ड्स के अंदर हमको सारी चीजें सिस्टमैटिक मैनर में मिली रहे। पहले तो एक सिस्टम, एक सारी की सारी चीजों का रिकॉर्ड बनाना, सबसे पहला काम तो यही है अकाउंट्स का, कि यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे पास सब चीजें रिटर्न फॉर्मेट में हो, कल को कोई भूल चूक ना हो जाए। तो इस वजह से मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग रिटर्न रिकॉर्ड्स, तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंट्स बनाने का। ठीक है ना, कि हमको हर चीज रिटर्न में मिल जाए। सेकंड ऑब्जेक्टिव, भाई अगर सब चीज दिमाग में है तो उसको हम प्लस माइनस करके ना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते। सो दैट्स व्हाई हमको सारी की सारे प्रॉफिट्स और लॉस निकालने के लिए जो है चीजें अकाउंट्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। तो क्योंकि जो ओनर होता है वो तो इंटरेस्टेड किसमें होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही होता है। सो दैट्स व्हाई कि ओनर जो है उसके इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा, इस वजह से हमको अकाउंट्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। थर्ड, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन का अगर मैं मतलब बोलूं तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है आज की डेट में मेरे पास कितना सामान है, या आज की डेट में मेरे पास कितना उधार है। गाइस जिन्होंने पिछली क्लासेस ली हुई हैं उनको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो आज की डेट में मेरे पास कितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। ठीक है। तो जो जो टेक्निकल लैंग्वेज समझ रहे हैं उनके लिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और जो नहीं टेक्निकल लैंग्वेज समझ रहे हैं उनके लिए कि आज की डेट में मेरे पास कितना सामान है या कितना उधार है। तो ये हमको डिटरमाइन करना होता है। क्यों? क्योंकि बैंक लोन इसी बेसिस पे देगा। मेरे को अगर देखना है कि मुझे कुछ प्रॉफिट, मेरे को लॉन्ग टर्म में कुछ मेरा सामान बन रहा है, मुझे एसेट्स बन रहे हैं, तो इन दैट केस वो मैं फाइनेंशियल पोजीशन से देखूंगा। आज की डेट में मेरे पास पैसा कितना पड़ा है, मैं फाइनेंशियल पोजीशन से देखूंगा। आज की डेट में हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते, मैं फाइनेंशियल पोजीशन से देखूंगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे समझो, सोचो एक चीज समझो कि अगर मान लो एक बंदा शादी करने जा रहा है, तो जब शादी करने जाता है तो ये देखता है कि भाई लड़की वाला, कि भाई लड़के वाले के पास प्रॉपर्टी कितनी है,
मेरी बेटी खुश रहेगी नहीं रहेगी, देखता है गाइस नहीं देखता? कल को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, देखता है ना? तो आप ये लगा लो कि सेम बस उसी तरीके से, जैसे एक शादी के टाइम पे लड़की वाला देखेगा कि भाई मेरी बेटी के लिए इसके पास थोड़ी प्रॉपर्टी डिसेंट तरीके की हो, उसी तरीके से जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करने जाता है तो वो ये देखता है कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है या कितना सामान है, कल को ये भाग तो नहीं जाएगा। अगर अच्छी खासी प्रॉपर्टी और एसेट्स लगा के बैठा हुआ है तो नहीं भागेगा। बट अगर मान लो इसके पास कुछ है ही नहीं है, हवा हवा में है, तो ये कब का भाग जाएगा? तो determining the financial position is also very important for the business, तो that's why उस लिए भी हम अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है। फोर्थ, फैसिलिटेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग्स के लिए बजट प्लान्स को एसेट मानेंगे। क्या लिखा है आपने? PLNS मीन्स प्लान्स को नहीं, प्लान्स को एसेट नहीं मानते। प्लान्स कोई एक वैलिड चीज थोड़ी है तो उसको एसेट नहीं माने प्लान्स। ठीक है। ओके। सो हमारा फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट, कि आपका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए। सेकंड पॉइंट, अच्छा मैं एक बार सारे कंप्लीट करूं फिर मैं सेकंड पॉइंट रिपीट कर देता हूं। फैसिलिटेट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो है उसको आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए कि भाई फ्यूचर के प्लान्स कैसे बनाए जाएं। जब उसको पता है जी पिछले साल में हमने ये काम किया था, उसकी वजह से हमको इतना फायदा हुआ या इतना नुकसान हुआ, पिछली बार हमने इस पे एक्सपेंस किया था, इसकी वजह से इतना फायदा हुआ या इतना नुकसान हुआ। तो जो पिछले के आपके फाइनेंस के खर्चे हैं उसके बेसिस पे फ्यूचर की पॉलिसीज बनाना इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, कि वो फ्यूचर पॉलिसीज इजीली बना सकते हैं। ठीक है। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। सिद्धार्थ ये ना, आपकी जो ये वाली डेफिनेशन है ये हर जगह नहीं चलेगी। आपका एसेट्स, मैंने आपको पहले भी समझाया था, एसेट्स हर चीज़ की अलग अलग डेफिनेशन हो जाएंगी। आप अगर उसको इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो अलग आपका हो जाएगा, अगर आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, किसी की भी इन्वेस्टमेंट हो बिजनेस के अंदर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक चीज आपकी एसेट है तो वो एसेट होगी, चाहे वो मेरा पैसा है चाहे किसी और का पैसा है। वो बोल देगा जी इतना पैसा उधार का है और मेरा एसेट बन गया। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने बैंक से लोन लिया और गाड़ी खरीदी। आपने बैंक से लोन लिया और गाड़ी खरीदी में आपका पैसा नहीं है, बैंक का पैसा है। बट आप बोलते तो ये ना गाड़ी मेरा एसेट है, कार इज अ एसेट, बट पैसा आपका नहीं है, आपका बैंक का पैसा है। बट कार आपका एसेट है, और साथ में आप ये भी बोलते हो कि लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। तो आपने जो चीज उससे ली वो आपके पास एसेट बन गई, बट दूसरी चीज आपके पास लाइबिलिटी। ओके। तो फैसिलिटेट मैनेजमेंट आई थिंक इज क्लियर। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब यूजर्स हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, एम्प्लॉय हो गए, रिसर्चर्स हो गए, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट, बहुत सारे तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। हम अभी आगे पढ़ेंगे हु आर द इन्वेस्टर्स। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स को भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हम छुपाते नहीं है इस इंफॉर्मेशन को, हम खुलेआम ढिंडोरा पीटते हैं कि जी हमारे बिजनेस ने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉसेस करा, ये हमारे बिजनेस का डेटा है। तो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स जो है, ये भी आपका एक तरीके से वो हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया आपका अकाउंट्स का, कि आपका अकाउंट्स इसलिए भी बनता है क्योंकि हर यूजर चाहता है कि मुझे बिजनेस के बारे में पता चले। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट से मिला हुआ है, एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट से मिला है, बैंक का इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट से मिला है,
गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट से मिला है, तो दैट्स वाई वो सारे के सारे लोग जो हैं वो हमारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, हाउ प्रोटेक्टिंग, कि भाई मेरे पास लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं, भूल गया तो किसी ने मेरे बिजनेस पे मेरी मेरी प्रॉपर्टी पे आके क्लेम कर दिया, दिखाऊंगा कैसे कि ये प्रॉपर्टी मेरी, अकाउंट्स के थ्रू। किसी ने आके बोला कि ये सामान तो आपका नहीं है, कैसे दिखाऊंगा, अकाउंट्स के थ्रू प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं वो बनेगी कैसे, अकाउंट्स के थ्रू। तो दैट्स वाई आप बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, निताक्षी बोल रही थी डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। ये निताक्षी तो बहुत इजी सा पॉइंट है कि हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, कितना सेल हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, सेल और एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो अगर ओनर जो है वो प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट्स निकालने के लिए भी अकाउंट्स ही बनाएंगे। क्लियर निताक्षी ये पॉइंट? तो बेसिकली अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि रिटर्न में स्टेटमेंट हो, प्रॉफिट लॉस निकाला हुआ हो, हमको बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एसेट लाइबिलिटीज या आज की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नॉलेज हो, मैनेजमेंट जो है उसको हेल्प हो, जो बाकी यूजर्स हैं, देखो मैनेजमेंट भी एक यूजर ही है, मैनेजमेंट के अलावा बाकी जो यूजर्स हैं उनको हेल्प मिले एंड बिजनेस के राइट्स या एसेट्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स होंगे। गाइस ये सारी चीजें ना हम जनरली एक नॉर्मल लैंग्वेज में है पहले कर चुके हैं, अभी हम बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ रहे हैं। नॉर्मली अगर आप हमारी लास्ट वीडियोस देखोगे या जो बच्चे लास्ट से हमारे साथ ज्वाइन है तो ये सब चीजें हम ऑलमोस्ट पहले एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज योर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स में हमको करना क्या पड़ता है, ठीक है, मतलब वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस देखोगे तो वो कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर करते क्या हैं। पहला काम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो ये तो मेन काम ही है ना अकाउंट्स का कि वो बैठ के सिस्टमैटिकली सारा का सारा रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। Accounting record should be maintained following the accounting rules, principles. It is so reliable. Accounting statements can be drawn if proper accounts are maintained. कि आपका पहला काम, पहला फंक्शन तो कि सारी चीजों को प्रॉपर ढंग से सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके जिससे कि उसको समझ आ जाए। पहला फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की रिकॉर्ड करना। गाइस बाकी सब ना इसी के ही सब पार्ट्स हैं, आपका रिकॉर्ड के अलावा बाकी कोई काम नहीं होता अकाउंट्स में, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग। गॉट इट? ओके, so first is maintaining systematic accounting records. सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपका जो है वो अकाउंट्स का ही पार्ट है। इन्होंने दो पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। इनिशियली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब वो जो इनिशियल वाला काम था, वो जो जूनियर अकाउंटेंट वाला काम था, एंड जो बाद में एक सीनियर अकाउंटेंट वाला काम था उसको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दिया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। इससे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, ये चीज़ इजीली वहाँ पे आपकी एसर्टेन की जा सकती है। ईयर के एंड में हम उसका प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है बिजनेस को। ठीक है, तो जो है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज आता है। तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होता है वो भी आपका अकाउंट्स जो होती है अकाउंट्स के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, तो यही काम अभी भी हमने सेकंड पॉइंट में भी क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट में भी हमने पढ़ा कि जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स का मेन काम क्या है, रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, देन कम्स टू योर थर्ड पॉइंट कि तीसरा पॉइंट क्या होता है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब गाइस लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? लीगल रिक्वायरमेंट्स इज कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सारे के सारे अपने पास प्रॉपर रखने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप बीच में से मिस नहीं कर सकते। तो अगर आपने प्रॉपर ढंग से अकाउंट्स बनाए हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी बिल्स, इनवॉइसेस, ये सारे भी मेंटेन रखने पड़ेंगे।
तो गाइस ये भी आपका एक तरीके से रिकॉर्डिंग का ही पार्ट हो गया ना, कि आपको रिकॉर्ड करते टाइम पे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड और मेंटेन प्रॉपर ढंग से करना है, टैक्सेस प्रॉपर ढंग से देने हैं, आपको फाइलिंग प्रॉपर ढंग से करनी है, जीएसटी वगैरह प्रॉपर ढंग से मेंटेन करने हैं, डेटा को इस तरीके से मेंटेन करना है कि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स में फुलफिल हो सके। क्लियर? सो मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट भी आपका उसी का पार्ट है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेम अभी हमने पढ़ा, सेम वही एक्सप्लेनेशन आ जाएगी आपकी, कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने रिकॉर्ड करी है उसको पार्टीज को देना, उसको जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनको देना, ये आपका कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन भी आपका अकाउंट्स के लोगों का ही काम। सीनियर मैनेजमेंट, बट जूनियर मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये सीनियर मैनेजमेंट का काम है। तो देखो फर्स्ट काम हमने करा था जो नॉर्मल अकाउंट्स रिकॉर्ड करा था वो जूनियर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई सीनियर मैनेजमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट सीनियर मैनेजमेंट बताएगी, सीनियर लेवल बताएगा, जूनियर लेवल बताएगा कि कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए। गाइस सीनियर लेवल और जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, यस, तो सीनियर लेवल का जो बंदा होगा वो आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स का पेपर वर्क इकट्ठा करना जूनियर लेवल का काम हो जाएगा, बट बेसिकली जो काम होगा वो सीनियर लीगल सीनियर लेवल का ही होगा। कम्युनिकेटिंग का काम किसका होगा, जूनियर लेवल सीनियर लेवल, यस सीनियर लेवल। एंड लास्ट पॉइंट इज कि मैनेजमेंट को असिस्ट करना कि भाई आप जो है प्रॉपर ढंग से अपना काम करोगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखो ये असिस्टेंस टू मैनेजमेंट ना कम्युनिकेटिंग का ही पार्ट है, कि मैनेजमेंट को असिस्ट करना, उनको सारी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो देना, उनको रिकॉर्ड्स को निकाल के देना। तो ये कम्युनिकेटिंग को ही हम इलाबोरेटेड कर रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन बना। ठीक है, तो गाइस देखोगे आप, अभी हमने 3 टॉपिक करे, तीनों में ऑलमोस्ट मिलते जुलते से पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको मेन हेडिंग्स जो हैं वो सेम रखनी है, अंदर का कंटेंट जो है आप अपने हिसाब से इंग्लिश में डाल सकते हो, इंग्लिश खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट रटने की भी जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि मैं रट के ही लिखूंगा तब आंसर आएंगे, बट हेडिंग्स मस्ट बी परफेक्ट। अगर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट है तो मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट ही होनी चाहिए हेडिंग। आपकी हेडिंग ये मत लिख देना कि लीगल रिक्वायरमेंट्स आर टू बी मीटिंग। ठीक है, वो एग्जैक्ट हेडिंग्स लिखना, हेडिंग्स में नहीं लिखोगे तो नंबर कटने के ज्यादा चांसेस। गॉट इट? ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये भी हम पहले कर चुके हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और अगर आप देखोगे ना एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको ऑलमोस्ट सेम वही चीजें रिपीट होंगी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। ओके, सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, कि आपका देखो अकाउंट्स बनाने का फायदा, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट्स बनाने का फायदा। तो पहली बात तो अकाउंट्स में सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जब फाइनेंस में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो प्रॉफिट लॉस निकालना इजी हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालना इजी हो जाएगा, एसेट्स की इंफॉर्मेशन निकालना इजी हो जाएगा। तो देखो दो चीजें देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन करना, कंपैरिजन करना है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो कि एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स, दैट इट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको प्रॉफिट्स के लिए, कंपैरिजन के लिए, फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, सेम वही वाला पॉइंट आ गया हमारा कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स बनाने के अंदर हमको जो मैनेजमेंट होती है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं। क्यों? रिटर्न रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, फ्यूचर पॉलिसीज आप बना सकते हो। तो अकाउंट्स जो है उसका फायदा कि वो मैनेजमेंट को फ्यूचर पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। देखो सिम लिखा हुआ है, दैट द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान, टेक डिसीजन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स। तो वो फ्यूचर प्लान्स और डेली टू डे डिसीजन बनाने में मैनेजमेंट को हेल्प करता है। सेकेंड एडवांटेज ऑफ अकाउंट का। थर्ड, इट रिप्लेसेस मेमोरी, भूल चूक। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर कोई भी चीज जो है हम भूल, मेमोरी में रखें तो भूल सकते हैं, बट रिटर्न में रखेंगे तो वो चीज हम नहीं भूल सकते। तो इट रिप्लेसेस अवर मेमोरी। क्या लीगल एविडेंस भी इसमें आप पॉइंट डाल सकते हैं। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, तो अभी आपने बोला था ना अर्चित, ये कंपैरिजन वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया कि आपका एडवांटेजेस कि आप अगर जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देखो हमने ऊपर प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन बोल दिया, यहाँ हमने
कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया कि लास्ट ईयर और इस ईयर में कंपेयर करना चाहो तो अकाउंट्स होंगे तो पॉसिबल है, मेरी फर्म और कॉम्पिटिटर की फर्म में कंपैरिजन करना चाहो तो भी पॉसिबल है, मेरी डिवीजन 1 और मेरी ही डिवीजन 2 के बीच में कंपैरिजन करना चाहो तो भी पॉसिबल है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंपैरिजन, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स, कि आपको अगर गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो टैक्स भी कैसे दोगे, जब तक आपको यही नहीं पता कि मेरा प्रॉफिट कितना है तो टैक्स नहीं दे पाओगे। अच्छा चलो आपने बता दिया मेरा इतना प्रॉफिट है, बट गवर्नमेंट ने जब तक नहीं माना कि आपका इतना प्रॉफिट है तब तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू गवर्नमेंट भी माने आप भी मानो, दोनों लोग जो है मानेंगे तभी आपका टैक्स मिल पाएगा। तो अकाउंट्स के थ्रू आप टैक्स लाइबिलिटीज भी गवर्नमेंट भी मानती है और आप भी मानते हो, तो एडवांटेज। फैसिलिटेट लोन, जब आप अच्छा ब्लैक मनी जो होता है, ब्लैक मनी तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज है ही नहीं ना। अगर वो ब्लैक मनी पकड़ लेते हैं तो रेड मारते हैं तो उठा के ले जाते हैं सारा पैसा, कहते हैं कि ये पैसा जो है आपने गलत तरीके से कमाया, हमारा हो गया सारा का सारा पैसा। और अगर आप वो कहते हैं कि ब्लैक मनी तो आपको कमाना ही नहीं है, जो मनी रखो व्हाइट मनी रखो, टैक्स दो उसके ऊपर, अदरवाइज वो सारा पैसा गया। ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट लोन, बैंक लोन कैसे देगा, लोन लेने में कैसे हेल्प मिलेगी, जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज और प्रॉफिट्स के बारे में पता चलेगा। अच्छे प्रॉफिट्स लोन इजी, अच्छे एसेट्स लोन इजी, टाइमली रीपेमेंट्स लोन इजी। तो हमारी परफॉर्मेंस और हमारे स्टेटस और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमारे अकाउंट्स के थ्रू पता चलेगा, तो दिस फैसिलिटेट्स लोन। तो जब आपको एक्सप्रेशन लिखनी है ना गाइस, तो आपको लिखना है फैसिलिटेट लोन। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंग्लिश में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, as accounts provide the information about the profits and loss of the business and about the financial positions of the business and about the performance of the business। तीन चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड एक चौथा इसमें डाल सकते हो कि प्रीवियस हिस्ट्री अबाउट द रीपेमेंट, कि मैंने पहले कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी रीपेमेंट कैसे की है। This will enhance the confidence of the bank to provide the loan, and it will help facilitating loan at the time of emergencies. So loan can be easily granted to the firms who has better performance, who has better financial statements. Clear guys? तो जैसे फैसिलिटेट लोन्स, संगिनी फैसिलिटेट लोन्स का मतलब कि बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा, बैंक बैंक जो सॉरी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा, कंपनी जो है ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो बैंक लोन दे पाएगा। तो अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे तो बैंक को हमारी परफॉर्मेंस और हमारी चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा और वो हमको लोन दे पाएगा। ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट्स, 10 साल पहले मैंने कोई सामान परचेज करा, अब आज की डेट में मेरे को जो है उसको प्रूफ नहीं, तो अगर मैंने अकाउंट्स में उसकी पेमेंट कर रखी है, अकाउंट्स में उसके बिल लगा रखे हैं, तो मैं उसको एज अ एविडेंस इन कोर्ट दिखा सकता हूँ। कोर्ट मानती है कि जी ये वाली चीज आपने करी थी, इस वजह से कोर्ट भी उस पर प्रॉपर काम आपको बेनिफिट देगी और प्रॉपर उसके रिजल्ट्स को मानेगी। तो कभी कभार आपको कोर्ट में भी एविडेंस की तरीके से ये प्रूफ ले सकते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटेट द सेल ऑफ बिजनेस, अगर हम बिजनेस सेल करते हैं तो जो बंदा भी हमारा बिजनेस परचेज कर रहा है, ठीक है, वो जैसे जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज करा, फेसबुक ने आपको पता है आज रिसेंटली कौन सी कंपनी को परचेज करा, 10% शेयर कौन सी कंपनी के परचेज करें, फेसबुक ने रिसेंटली कौन सी कंपनी के 10% शेयर करे हैं, यस जियो के। कितने में करें किसी को ये पता है, जियो के तो करें, कितने में करें अमाउंट, हाँ होंगे नहीं, 1 बिलियन नहीं नहीं, यस समथिंग 44,000 और 45,000 करोड़ में करें, 10% शेयर इन 44,000 या 45,000 करोड़। ठीक है, अब जब हमारा फेसबुक ने जियो में पैसा लगाया, तो उस केस में आप एक चीज बताओ, उसने कुछ तो देखा, उसने उसकी सेल्स देखी होगी, उसने उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी होगी, उसने उसकी एसेट्स देखे होंगे, तो एक तरीके से उसने 10% बिजनेस ही खरीद लिया ना उसका।
तो जब भी आप बिजनेस खरीदते बेचते हो उस टाइम पे आप एसेट्स जो होते हैं या बिजनेस की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको देख के डिसीजन लेते हो कि ये हमको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी होता है कि जी मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कंगाल हो गया। अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो उस केस में पता कैसे चलेगा आपके पास कुछ नहीं बचा, आपका पैसा कहाँ पे गया? तो आपको अपने पैसे का रिकॉर्ड, आपने कहाँ खर्च करा कहाँ नहीं करा, ये सब का रिकॉर्ड आपके अकाउंट्स में मिल जाएगा। तो अगर आप इंसॉल्वेंसी में भी जाते हो तो आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, ये पता आपके अकाउंट्स के थ्रू चलता है। जैसे विजय माल्या था, विजय माल्या बोलता है जी मैं तो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, और मैं तो जो है पैसा नहीं दे सकता किसी का। अब एक्चुअली में अगर उसने सच्ची सच्ची बैंकक्रप्ट हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो बैंकक्रप्ट हुआ कैसे? एक अभी बता रहा हूँ अर्चित। वो बैंकक्रप्ट हुआ कैसे? उसने कुछ चीटिंग्स कर रखी थी, उसने उसने पैसे बीच में खा रखे थे, उसकी वजह से उसने लॉ बीच में से पैसा निकाला और बीच में से पैसा निकाल के दिखा दिया जी लॉस हो गया। तो बैंक कहता भाई ये तो फ्रॉड है, तुम बैंकरप्ट नहीं हुए, तुम तो चीटिंग करके लोगों का पैसा खा के इंसॉल्वेंट हो रहे हो। तो हम इस चीज को नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से आपका इंसॉल्वेंसी के केस में ट्रू है फॉल्स है में भी वो यूज आता है। ओके, आप बोल रहे हो कि अर्चित पूछ रहा है कि बैकफायर नहीं करता अकाउंट्स। बैकफायर अगर आप चीटिंग करोगे तो यस कर सकता है, अगर आपने चीटिंग नहीं करी हुई तो बैकफायर कैसे करोगे? आप एक चीज मान लो ना, आप एक चीज बताओ, अगर आप सच बोल रहे हो तो सच बोलने का बैकफायर क्या होगा? बैकफायर तो तभी होगा जब आप झूठ बोल रहे होगे। अकाउंट्स कहता है जी सच सच लिखो, सच सच लिखना है तो उसमें कुछ हो नहीं सकता। अकाउंट्स गलत नहीं मेंशन करता निदक्षी, आप उसके अंदर गलत लिखते हो। अकाउंट्स कभी भी गलत नहीं करता। अकाउंट्स कैसे गलत करेगा? वो कोई एक, वो तो आपकी लिखी हुई चीज को ही तो दिखा रहा है। तो इन दैट केस अकाउंट गलत भी तो मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अकाउंट्स देखो गलत भी मेंटेन करोगे तो वो गलती दिखा देगा ना, यहाँ गलती है। अब एक चीज बताओ, आप स्कूटर चला रहे हो, अगर स्कूटर प्रॉपर चल रहा है या गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी प्रॉपर चल रही है तो इसका मतलब उसका कोई नट बोल्ट ढीला नहीं है, सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर एक भी नट बोल्ट ढीला होगा तो वो चलनी बंद कर देगी, दैट मीन्स उसमें फॉल्ट है। उसी तरीके से अकाउंट्स है। अकाउंट्स में जब तक आप सही चल रहे हो वो टैली करता रहेगा, एक्स इक्वल्स टू वाई करता रहेगा। जिस टाइम पे एक्स इक्वल्स टू वाई नहीं हो रहा इसका मतलब आप गलत रिकॉर्ड कर रहे हो। शेयर लेने से यस कंपनी राइट्स मिलते हैं। कंपनी राइट्स में डिपेंड करता है कि आपको, एक होता है राइट छोटे मोटे, एक होता है मेजर राइट्स। मेजर राइट का मतलब होता है कि मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, वो मिलते हैं 51% पे। अगर आप छोटे मोटे राइट्स मांग रहे हो जी ये डिवीजन मेरे को दे दो, इसमें मेरी बात मान लो, इसमें ये चीज कर लो, वो आपको धीरे धीरे मिलते रहते हैं। बट अगर आप वीटो पावर की बात करते हो तो वीटो पावर 51%। वीटो पावर का मतलब कि आप किसी को भी लात मार के निकाल सकते हो, किसी को भी ले लो, कुछ भी कर लो, वो वीटो पावर होती है, वो 51% शेयर। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर आपको प्रूफ करना होता है जी मैंने ये काम करा, ये हिसाब है, तुमने ये काम करा, तुम्हारा ये हिसाब है। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर भी अकाउंट्स जो होते हैं वो प्रॉपर ढंग से यूज हो पाते हैं। ठीक है, यस अवॉइड चीटिंग, क्योंकि जब क्लियर होंगी सारी चीजें तो चीटिंग अवॉइड होगी। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, वही मैनेजरियल वाला पॉइंट आ गया कि जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स को प्रॉपर एक वो मिल रहा होता है, पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहा होता है। तो फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग कि भाई काम करें ना करें, बेचें ना बेचें, ये डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखो गाइज वही 5 7 10 पॉइंट्स हैं जो आपके फीचर्स में फीचर की लैंग्वेज से लिख लिए जाएंगे, एडवांटेजेस में एडवांटेजेस की लैंग्वेज से लिख लिए जाएंगे, ऑलमोस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन वही रहेगी। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल ये नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखना है। पॉइंट्स की हेडिंग सेम रखना गाइस, हेडिंग सेम रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आपका, अगर ये देखते हो हमने जो पास क्लासेस ले रखी हैं, जो नए बच्चे हैं प्लीज़ वो वाली क्लासेस ज़रूर आप एक बार अटेंड करना, क्योंकि वो वाली क्लासेस देखने के बाद ना हमारे को आपको बेसिक चीज़ें, यहाँ पे मैं बुकिश लैंग्वेज से पढ़ा रहा हूँ। बुकिश लैंग्वेज में आपको जो है बेसिक इंटरनल कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं होंगे जो हमने लास्ट 1 महीने में किए हुए हैं। तो आप बीच में जो भी नए स्टूडेंट्स हैं एक एक दो दो क्लासेस आप उसकी रेगुलर वीडियोस की हमारी देखते रहना,
और साथ ही साथ हम बुकिश लैंग्वेज तो कंप्लीट कर ही थे। ठीक है, हम इस मंथ के लास्ट तक मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक हमने किया है वहाँ तक दोबारा से पहुँच जाएंगे। जो छोटे मोटे टॉपिक्स बीच में बच गए थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बट गाइस प्लीज रेगुलर रहना, क्लास मिस मत करना। एंड इस संडे को आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा टेस्ट दोबारा से। ठीक है, इस बार सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि अब हम पूरा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। तो प्लीज मेरे को इस बार टेस्ट के अंदर सबका बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। ठीक है, एक चीज का नहीं, चैप्टर 2 नहीं आ रहा, अभी सिर्फ चैप्टर 1 ही आ रहा है हमारा। ठीक है, बट इस बार मेरे को अच्छा रिजल्ट चाहिए। और टेस्ट जो है, टेस्ट भी प्लीज जो टाइम मिला है उस टाइम से 10 मिनट पहले आप क्लास में आना। और 10 मिनट जब टेस्ट ओवर होगा उसमें 10 मिनट आपको मिलेंगे, 10 मिनट के अंदर आपको सबमिट करके फोटोज क्लिक करके भेजने। ठीक है, मेक इट इज अ पीडीएफ, और जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी कैम स्कैनर, उस कैम स्कैनर के थ्रू उसको आप भेज सकते हो। गॉट इट गाइस? ठीक है, तो आज गाइस यहाँ तक करते हैं, देन मीट यू ऑन फ्राइडे। ओके, थैंक यू एवरीवन।